Hi guys. Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold. My name is Ankita Tomar and आज अपने ऑन स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन में जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं वहां पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो आप ही के साथ में यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ इसके सब टॉपिक्स भी। ठीक है, सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसके पहले का नहीं पढ़ेंगे, हम उसके पहले का भी पढ़ेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली बनी कैसे, इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हम पहले उस प्रोसेस को पढ़ेंगे एंड जब एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया उसके बाद में उस असेंबली ने बैठ के संविधान को किस तरीके से बनाया हम उसे भी पढ़ेंगे और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, हम इन सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है ना कई सारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, बट कुछ एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। यानी कि अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे जीके के पोर्शन में ये पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है। साथ ही में आपसे ये एमपीसीजे में पूछा जाता है, दिल्ली जैसे एग्जाम से पूछा जाता है। हरियाणा के रीसेंट पैटर्न में हमने देखा है, रीसेंट जो एग्जाम हुआ है प्रिलिमिनरी, वहां पर भी हमने देखा है कि कई सारे क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के थे उन क्वेश्चंस को जीके में पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कई बार पूछा जाता है। या फिर अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं और लॉ वाले पोर्शन से कम है, फैक्चुअल वाले पोर्शन से ज्यादा है। चलिए, तो अब इन्हीं पोर्शंस को हम और सब डिवीजन कर लेते हैं। So if we talk about the constitutional history, the major three things that we are going to study is, firstly, the मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, द फर्स्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के पहले जो भी चीजें हुई वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जैसे कि हमारा फ्लैग, हमारे नेशनल एंथम, ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टडीज, बिकॉज ये सब कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा फॉर्म करते हैं और जीके जीएस के पार्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए, सो नाउ अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले हमारा जो भारत देश था उसका यानी कि प्रेजेंट डे इंडिया एंड द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, बोथ वर कंप्राइज्ड इन द ब्रिटिश इंडिया। एंड इस ब्रिटिश इंडिया का जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन था वो, क्योंकि हमारे पास खुद का कोई कानून नहीं था और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी हम पर, इसीलिए हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। अब ब्रिटिशर्स भारत में आए कैसे, तो मैक्सिमम लोग आप में से ये बात जानते होंगे कि ब्रिटिशर्स देश में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों की तरह। यानी कि वो व्यापार करने, गरम मसालों का व्यापार करने और ऐसी बहुत सारी बहुमूल्य चीजें जो भारत में हुआ करती थी उनका व्यापार करने आए थे इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। एंड देन दे गॉट सेटल्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया था ही ऐसा देश जहां पर इतनी रिसोर्सेस थी, इतना रिसोर्सफुल था, मैन पावर थी, लेबर थी, लोग थे, स्किल्ड थे, तो इसीलिए उन्होंने यहां पर सेटल डाउन होना चाहा और इन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज यहां पर क्रिएट कर ली। सो जो लोग ट्रेड करने आए थे, व्यापारियों की तरह आए थे, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर लैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया, पैसों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू पे कब्जा करना शुरू कर दिया और वो पावरफुल हो गए। ठीक है, सो जब कंपनी आई थी इनिशियली, ठीक है, तो वहां पर हमारे ब्रिटिश इंडिया में उस समय पर कंपनी रूल चला। ठीक है, कंपनी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आई तो थी एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेस पर्सन, है ना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रेवेन्यू पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये सब चीजें, पॉलिटिकल पावर्स अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने ये सब किया तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ही शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन समय बदला और थोड़े समय बाद में कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया और क्राउन रूल आ गया। और कंपनी रूल को खत्म करा किसने? ब्रिटिश क्राउन ने ही, यानी कि इंग्लैंड में बैठी रानी ने वहां के जो नुमाइंदे थे जो हमारे देश में रह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, उनका पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खत्म करके खुद के हाथों में ले लिया। क्या रीजन था वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद में तीसरा जो भाग है वो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो हम कॉन्स्टिट्यूट अपनी पूरी इंडियन हिस्ट्री को तीन फ्रेम्स में पढ़ते हैं, कंपनी रूल, देन क्राउन रूल एंड द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंस, जो 1947 में हमें प्राप्त हुई। अगर हम कंपनी रूल में देखें तो चार एक्ट्स है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से तीन एक्ट्स जिनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर है चार्टर एक्ट 1833 एंड देन चार्टर एक्ट 1853। अब ये एक्ट्स में से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि एमपीसीजे में कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स बताइए।
ठीक है, या फिर ये मेंस का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, और या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मेन फीचर्स बताइए, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि बाय कैमरलिज्म कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर फेडरल कोर्ट्स कौन सा एक्ट लेकर के आया था, आरबीआई कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे एमसीक्यूज का पार्ट बनते हैं, और ये सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी या फिर जीके जीएस एक इंटीग्रल पार्ट है उस सिलेबस का। चलिए, और उसके बाद में हम देखते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल जो है वो उसमें पहला जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देन वी हैव इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 3 एक्ट के फॉर्म में आया। एक आया 1861, 1892, 1909। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, 1909 को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन इंडिपेंडेंस के समय पर हमें इंडिपेंडेंस जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से। एंड देन वी हैव सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें गवर्न करते आया है। अब एक ब्रीफली एक हिस्ट्री में आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर समझा देती हूँ कहानी की तरह, शायद ज्यादा बेहतर समझ में आए। अगर हम बात करें कंपनी रूल की, तो जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी उसने धीरे धीरे रेवेन्यू राइट्स अक्वायर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रेवेन्यू राइट्स अक्वायर करे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अक्वायर किया, पॉलिटिकल राइट्स अक्वायर करें, ठीक है, और अपनी पूरी आर्मी एस्टैब्लिश कर दी, क्योंकि प्रोटेक्शन की तो जरूरत है। अगर आप एक जगह में रहते हैं, एक टेरिटरी में रहते हैं, तो उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ब्रिटिश सरकार ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे देशों में अपनी कॉलोनीज सेटल कर चुकी थी और अपनी आर्मीज भी सेटल कर चुकी थी। तो उसने भारत में भी आकर के यही किया, और यही उनसे हो गई एक गलती भी। उन्होंने जहां आर्मी को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, उस ब्रिटिश आर्मी में, कहने के लिए वो ब्रिटिश आर्मी थी, लेकिन उसके अंदर लोग थे भारतीय, क्योंकि आप सबको तो बाहर से रिक्रूट करके नहीं ला सकते ना, आप सबको तो इंग्लैंड से अप्रूव करके नहीं ला सकते, आपको लोकल लोगों की जरूरत थी। तो आपने लोकल इंडियंस को क्या किया, रिक्रूट कर लिया अपनी ब्रिटिश आर्मी के अंदर। अब जब आपने इन लोगों को रिक्रूट किया, तो ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी जगह पर अगर रहते हैं तो वहां के कस्टम्स, लोकल लॉज आपको इन्हें मानना ही पड़ता है। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि वो ऐसा ना करें, बट इससे पहुंची गहरी क्षति हमारे दो बड़े धार्मिक ग्रुप्स को। कौन से दो धार्मिक ग्रुप्स? एक था आपका हिंदूज का और एक था आपका मुस्लिम्स का। रीजन थी 1857 में इंट्रोड्यूस करी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हैंड ग्रेनेड्स और कुछ कार्टलेज, ठीक है, कुछ उन्होंने गन्स निकाली जिनके कार्टलेज को मुंह से काट करके बंदूक पे डालना पड़ता था, एंड उसके बाद ही उसको फायर करा जा सकता था। अब एक खबर चली कि ये जो कार्टलेज थी इसके ऊपर एक कोटिंग थी, जिस टुकड़े को आप मुंह से चबा के फेंकते थे उसके ऊपर एक कोटिंग थी, जो कोटिंग हुआ करती थी गाय यानी कि काऊ और आपके सुअर यानी कि पिग के मीट की या फैट की। तो जिसकी वजह से, क्योंकि पिग्स आर हराम इन द इस्लाम एंड काउ ईटिंग और किलिंग अ काउ इज हराम इन द हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन, इसीलिए क्या माना गया, इन दोनों चीजों को इन दोनों ही ग्रुप्स ने एब्सटेन किया और इन लोगों ने इस बात को लेकर के रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इवेंचुअली थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आई, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर अगेंस्ट इट। एंड बहुत एक स्पेसिफिक बात है भारत के बारे में कि शायद अगर हमारा कोई अधिकार हमसे कोई छीने, कोई हमारा दूसरा अधिकार हमसे छीने, तो हम शायद इतने नाराज ना हो, लेकिन अगर कोई हमसे हमारा धार्मिक आधार छीनता है या हमारे धर्म के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो हम काफी ज्यादा इस बात से परेशान हो जाते हैं। एंड वही देखने को मिला 1857 में भी, जहां पर पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्मी के जितने भी सिपाही थे, जो हिंदू थे, मुसलमान थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट सिपाही म्यूटिनी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने एक तरीके से इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब हमने आजादी की डिमांड करी, हमने इस बात की डिमांड करी कि हम अपनी ही धरती पर, अपनी ही जमीन पर क्यों किसी और के हिसाब से रहें, क्यों किसी और के हिसाब से गवर्न हो। एंड इसके चलते पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी वो घबरा गई, और इनके घबरा जाने से, अच्छा, अब जब घबरा गए तो जब सारी चीजों की ऑडिटिंग हुई, जब सारी चीजों की अकाउंटेंसी हुई, जब सारी चीजों को चेक किया गया, तो क्राउन को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सारे घपले कर रही है। कमर्शियल बॉडी बनकर के आई थी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, तो उन्होंने इसी के चलते उनसे पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल छीना और अपने हाथों में ले लिया। और उन्होंने कहा कि भाई अब आपसे हो नहीं पाएगा, तो अब ब्रिटिश क्राउन जो है, यानी कि जो हर मैजेस्टी इंग्लैंड में बैठी है, वो अब से इंडिया को गवर्न करेंगे। एंड सिंस देन India has since then till 1947 India was governed by the crown. So उसी के चलते 1858 से हमारा क्राउन रूल चालू हुआ। इवेंचुअली क्राउन रूल तो आ गया, लेकिन 1934 के अराउंड वापस से ये चर्चा चालू हो गई कि इंडिया को एक खुद की गवर्नमेंट चाहिए, इंडिया को एक खुद का संविधान चाहिए और ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जिसके चलते हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मिला और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, जिसने हमारे लिए बनाया संविधान। चलिए,
अब आगे चलते हैं इस ब्रीफ हिस्ट्री के बाद में। आई होप आपको एक छोटी सी पिक्चर मिल चुकी होगी। अब हम इंडिविजुअली इन सारे एक्ट के फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है। कंपनी रूल का पहला एक्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक पहला स्टेप लिया इस एक्ट के थ्रू। इन्होंने अपने आप को एज अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रिकॉग्नाइज किया और अपने पॉलिटिकल फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज किया। Then they founded the central administration in India, and governor of Bengal was made the governor general of Bengal। ठीक है, तो एक पोजीशन का भी चेंज किया गया कि जिसे हम गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, हमने उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे उनको इनका सबॉर्डिनेट बना दिया। The act created executive council of 4 members, and Warren Hastings was the first governor general of that time। After that, it established the Supreme Court at Calcutta। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कहां से स्टैब्लिश हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर इनिशियली एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे हमारे यहाँ पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कहां स्टैब्लिश किया गया था? कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया था। तो मैं यहीं पर आपको इस एक्ट के 3-4 पॉइंट्स पिन पॉइंट कर देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। पहला, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता है। देन दूसरा, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हम वॉरेन हेस्टिंग, हम विलियम बेंटिक, हम लॉर्ड माउंटबेटन, इन सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ये, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड जो आपके बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर थे इनको क्या कर दिया गया था? इनको सबॉर्डिनेट बना देते थे। पहले तीनों इक्वल पोजीशंस पे थे, अब बंगाल वाले को सबसे ऊपर रख दिया था और बाकी दोनों को इनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। बस इतनी ही बातें हैं। और इसी एक्ट के थ्रू जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, वो आ गया था। इनिशियली जो कमर्शियल बॉडी थी वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में तब्दील हो गई थी। देन we have Charter Act 1833। It made the Governor General of Bengal as the Governor General of India। अब अभी तक पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वही गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। फिर उसके बाद में इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को बदल करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन ही वाज वेस्टेड विद द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। इनके पास में सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी, जिस तरीके से आज प्रेजेंट डे भारत के प्रेसिडेंट के पास में है। इन इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अनदर प्री का क्वेश्चन यू हैव हियर, ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन बनता है और ये आपको याद रखना है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड the exclusive legislative power over the entire British India। अब यहाँ पर ना देखो हुआ क्या था कि इनिशियली जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो तीनों प्रोविंसेस में बटी हुई थी, आपके बंगाल में, मद्रास में और कैलकाटा में, सॉरी मद्रास में, बंगाल में और बॉम्बे में। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दिखाया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि बंगाल के पास में सुप्रीम पावर दे दी और यहाँ पर जो बाकी के 2 प्रोविंसेस थे उनको उतना पावर नहीं मिला। एंड 1833 के साथ में इन्होंने पूरा ही एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर किसको दे दिया? उठा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया और बाकी प्रोविंसेस के पास कुछ भी पावर नहीं छोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इन्होंने अपना कमर्शियल फंक्शन ही त्याग दिया, ये क्या बन गए? प्योरली एक कॉलोनी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर के रह गए। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड अलाउड इंडियंस टू होल्ड any place of employment under the company। Now one good thing was done by them कि इन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि क्यों ना एक ओपन कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाए और भारतीय लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो भले ही कोशिश करी गई थी लेकिन ये था अनसक्सेसफुल। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853 पे। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब यहाँ पर इसके पहले ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं था जो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के काउंसिल को लेजिस्लेटिव फंक्शंस और आपके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनमें डिफरेंशिएट करना बताए। लेकिन इस एक्ट के बाद में इन फंक्शंस में क्लियर क्या कर दिया गया? बाइफर्केशन कर दिया गया और क्लैरिटी से बता दिया गया कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग होंगे।
Then it introduced an open competitive system of selection and recruitment of civil servants and threw it open to the Indians also. Now for the first time successfully इन्होंने क्या किया, इंडियंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो ओपन कर दिए और इसे किया गया था मैकले कमिटी के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मैकले जो है उन्हीं की कमिटी के द्वारा इस कंपटीशन को क्रिएट किया गया था। इस कमिटी ने ये प्रपोजल रखा था एंड इस कमिटी के प्रपोजल के थ्रू क्या हुआ, हम इंडियंस के लिए भी जितने भी सिविल सर्वेंट के एग्जामिनेशन थे वो सब क्या हो गए, ओपन हो गए एंड देन नाउ वी वर एबल टू अटेम्प्ट दीज एग्जामिनेशंस एंड qualify these examinations and hold the civil positions in the country। चलो अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। अब यहां से पहली शुरुआत हुई है क्राउन रूल की। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही पब्लिक जो है अब वो नाराज हो गई थी, है ना, और एक छोटा सा डर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में भी आ गया था कि यार इन्होंने आज रिवोल्ट किया है, ये कल फिर रिवोल्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरत थी कि अब जनता को भी खुश करना पड़ेगा, भारतीय लोगों को भी खुश करना पड़ेगा और साथ में एक टाइट कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि कहीं से भी कुछ लीकेज ना हो और किसी भी तरीके से वापस से ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी जो जनता है वो बिफर जाए और नाराज हो जाए और वापस से म्यूटिनी करने पर उतारू हो जाए। तो इसीलिए 1858 में क्राउन ने अपने हाथ में ये रूल लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ में इन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस करना शुरू करे। एंड बेसिकली इस एक्ट को जब लाया गया था तो इस एक्ट को कहा गया था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्या किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने बेसिकली इंडियंस को कंसोल किया एंड उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया कि देखो भाई हम जो है ना ये जो एक्ट लेकर के आए हैं, हमने देखो कंपनी से पूरा रूल छीन लिया क्योंकि कंपनी आपके साथ मिसबिहेव कर रही थी, कंपनी आपके साथ गलत कर रही थी। अब जो है हर मैजेस्टी क्वीन जो है वो अपने हाथों में पूरा पूरा कंट्रोल ले रही है और वो बेसिकली गुड गवर्नमेंट ही सेट करना चाहती है। सो दिस इज एन एक्ट विच विल ब्रिंग गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। And it abolished the East India Company and transferred the powers of the government, territories, revenue to the British Crown। और जितनी भी powers थी जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड थी, रेवेन्यू रिलेटेड थी, पॉलिटिकल पावर्स थी, वो सारी की सारी किसके पास चली गई, ब्रिटिश क्राउन को लौटा दी गई। देन इट प्रोवाइडेड इंडिया वॉज टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। एज आई सेड कि अब इंडिया किसके नाम पे गवर्न हो रही थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अब वो हर मैजेस्टी यानी कि क्राउन के नाम से गवर्न हो रही थी। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये वाइस रॉय वाला जो सिस्टम है ये आपका अंत तक चला, यानी कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए तब तक हम वाइस रॉय वाले सिस्टम को ही चला रहे थे। तो अब याद रखना, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल विच बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, then the governor general of Bengal became the governor general of India and then the governor general of India became the viceroy of India। अब किन किन एक्ट्स में ये चेंज हुए हैं, चाहे तो आप लोग इसको एक पेज पर सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि 1773 तक आपका गवर्नर ऑफ बंगाल था, 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, एंड लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय। अब इस बात को भी याद रखना है, यहां से भी आपके प्री के 3 क्वेश्चंस मार्क कर देती हूँ, पहला ये, दूसरा ये, चौथा तीसरा आपका ये। एन एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो याद रखना है इस एक्ट को कहा जाता है, बस दैट्स इट। ये 3 चीजें हैं जो आपके प्री के लिए क्वेश्चन बन करके आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। अब ना देखो क्या हुआ कि लोगों में कोऑपरेशन तो सीख करना था, ऐसा नहीं हो सकता था कि अभी अभी म्यूटिनी हुई है, इधर झांसी में बवाल हुआ, आपका मेरठ में बवाल हुआ, कलकत्ता बैरकपुर में बवाल हुआ, और अब आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो जनता से कि जनता ऑल टुगेदर आपके साथ आ जाए तुरंत। आपने कह दिया कि हम गुड गवर्नेंस के लिए एक एक्ट लेकर के आ रहे हैं और गवर्नमेंट आपकी बात मान ले, ठीक है। तो क्या करना जरूर था, लोगों को बरगलाना, लोगों को समझाना, बहलाना, फुसलाना, मैनिपुलेट करना बहुत जरूरी था, ठीक है। एंड इन्हीं चीजों को करने के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 और 1909 आए। 3 एक्ट्स लाए गए। इन तीनों एक्ट्स का अटेम्प्ट जो था वो था लोगों से कोऑपरेशन सीख करना, ठीक है, लोगों का सपोर्ट सीख करना। अब सपोर्ट सीख करने के लिए बहुत सारे अलग अलग काम हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन बहुत सारे काम किए गए और एंड एवरी एक्ट वाज इंटेंडेड टुवर्ड्स getting cooperation from the Indian community। It made the beginning of representative institutions by associating Indians with the law making process and nominated 3 Indians to the legislative council। अब ये पहली बार ऐसा हुआ
है ना, क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन सीख करना था, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना ये बात कि हम आपका भला चाहते हैं और हम जानते हैं कि आप बहुत ज्ञानी, आइए हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहली दफा तीन लोगों को, तीन भारतीय लोगों को, जिनमें से एक पटियाला के राजा थे, एक बनारस के राजा थे, इन तीनों को क्या किया, बुला करके लेकर के आए और इनसे कहा कि आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हमारे साथ जुड़िए आकर के। ठीक है, आप पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, आप कानून में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देन इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन by restoring the powers of Bombay and Madras presidencies, thus reversed the centralization done by the regulating act। अब ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्री के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट ने ये जो जो सेंट्रलाइजेशन किया था 1773 के एक्ट ने, उसको डिसेंट्रलाइज किया या उस इफेक्ट को रिवर्स किया, तो आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने ये किया था। ठीक है, क्या किया था बेसिकली कि ये जो जो सेंट्रलाइज किया था ना आपने, सारी की सारी पावर किसको देकर के, बंगाल को देकर के, वो पावर्स वापस प्रेसिडेंसीज को लौटा दी गई। पहले आप बॉम्बे, मद्रास और बंगाल सब एक बराबर थे, फिर आपने बंगाल को सबसे ऊपर अपलिफ्ट कर लिया और दोनों को उसका सबऑर्डिनेट बना दिया, फिर आपने इवेंचुअली उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन ली, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे को और मद्रास को वापस लौटाई गई। देन लेटर ऑन, अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे। ठीक है, जो दूसरा हमारा है 1892 वाला एक्ट, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सीधे 1909 पे चलेंगे। 1909 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, और लोग 1909 को मोर देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जानने की बजाय जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। Lord Morley was the then secretary and Lord Minto was the viceroy। ओके, अब एक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या थे, आपके काउंसिल के साथ में, वाइसरॉय के साथ में मिलकर के काम करना होता था बेसिकली इनको भी, तो ये एक नया ऑफिस था जो डेजिग्नेट किया गया था। तो सेक्रेटरी बनाया गया आपके लॉर्ड मॉर्ले को और लॉर्ड मिंटो को बनाया गया आपका क्या, बेसिकली वाइसरॉय। देन इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60 in the central legislative council and provided for the first time association of Indians with the executive council। अब पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार कब अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने को, आपका 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से, और 1909 के एक्ट से पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनने को अलाउ किया गया। एंड द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद में ही जॉइंड एज अ लॉ मेंबर। देन it introduced the communal representation for the Muslims by accepting the concept of separate electorate and thus legalized communalization, and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। अब यहाँ पर इस एक पैराग्राफ में ही तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम आपको याद रखना है, पहले मेंबर थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के साथ जुड़े थे एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, उसके बाद में आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909। ये बात आपको याद रखनी, तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ये है कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को पहली बार एक्सेप्ट किया था, तो इसी एक्ट ने लीगलाइज भी किया था कम्युनलाइजेशन को। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि विच एक्ट लीगलाइज द एक्ट ऑफ कम्युनलाइजेशन, तो आपको याद रखना 1909 के एक्ट ने किया। उसके बाद में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4-5 इस तरीके से प्री के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर। अब इसके बाद में यहां देख लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहां पर 1919 में वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है ना, और इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए क्या बताया कि देखिए हमारा जो अटेम्प्ट है वो बेसिकली यही है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के आए भारत के अंदर। ठीक है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो भारत के नागरिकों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना, वैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल एज इन जो भारत के नागरिकों को जवाब दे हो, जो इस बात का जवाब दे कि उसने कोई एक्शन लिया तो क्यों लिया। ऐसा ना हो कि आप
आर्बिट्ररी एक्शन, डिस्क्रिशनरी एक्शन लिए जा रहे हैं और लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने अपना अटेम्प्ट दिखाया एंड देयरफॉर 1919 में बने हुए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इन्फोर्स किया गया 1921 में। इट वाज नोन एज द मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। Montague was the secretary and Chelmsford was the Lord Chelmsford were the Viceroy of India at that time. It relaxed the central control over the provinces and separated central and provincial subjects. अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल कंट्रोल था उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया और सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट कर दिया एज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. Then it introduced bicameralism and direct elections for the first time. अब ये एक important question है और एक ये important question है, ठीक है. It extended the principle of communal representation. अब इन्होंने क्या किया, जो 1909 में एक तरीके से आप कह सकते हो खराब या एक बंटवारा करने जैसा जो एक फीचर था वो जो ऐड किया गया था आपका 1909 से, उसको इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया. जहां सिर्फ मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, इन्होंने अब सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को सबको अलग अलग इलेक्टोरेट दे दिया. एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पूरे एक्ट के बारे में. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे जाने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने से पहले और आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पास होने के बाद में 1921 में एक्ट पास हुआ. 1927 में एक साइमन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया. साइमन कमीशन आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाती है वहां पर अक्सर ये बोर्ड्स प्लकार्ड्स लेकर के हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं वो घूम रहे थे कि गो बैक साइमन, है ना, साइमन वापस जाओ. ये सब चीजें नारा आपने बहुत सुना होगा मजाक मस्ती में भी और ऑन अ सीरियस नोट आल्सो. सो ये कहां से आया और ये क्यों था, क्यों हम चाहते थे कि साइमन वापस चले जाए. साइमन बेसिकली काम ठीक ठाक ही करने आए थे. उनका काम था कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए, एक रिपोर्ट बना करके वो दे कि कैसा संविधान बनना चाहिए, किस तरीके से आपका पूरा का पूरा देश चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बेसिकली लेकर के आया जाए इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म. इस बारे में रिपोर्ट बनानी थी आपके किसको, आपके साइमन को. लेकिन अब जो साइमन के आने से या उनके काम से दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी उस कमिटी के गठन से, क्योंकि उस कमिटी में थे 7 मेंबर्स और सातों के सातों थे ब्रिटिशर्स. यानी कि आप बनाना चाहते थे भारत के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भारत के लिए एक संविधान बिना किसी भारतीय के. तो इसी बात से सारे भारतीय नाराज थे और उन्होंने गो बैक साइमन के नारे लगाना शुरू कर दिया. और उनकी रिपोर्ट जो सबमिट भी कर दी थी उन्होंने 1930 में, बट फाइनली उसको रिजेक्ट कर दिया गया. मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड आउटराइटली इट वाज रिजेक्टेड बाय मेनी, बाय मोस्टली ऑल द इंडियंस. ठीक है, चलो अब आते हैं हम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के ऊपर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना ही सिर्फ प्री के क्वेश्चंस देता है, आपको मेंस के क्वेश्चंस भी देता है. ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर व्हाट वर द फीचर्स दैट वर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर. अब देखते हैं इसके बारे में. इट वाज वेरी लेंदी, है ना. 321 सेक्शन थे इस एक्ट के अंदर और लगभग 10 शेड्यूल थे. तो हमारा जो प्रेजेंट डे संविधान है लगभग उतना ही बड़ा आपका क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी था. तो आप समझ सकते हो कितना डिटेल था. अच्छा, ये एक्ट ना ही सिर्फ डिटेल था बल्कि इस एक्ट में लाए हुए बहुत सारे प्रोविजंस थे जो हम आज भी प्रेजेंट डे अपने प्रेजेंट डेमोक्रेसी में देखते हैं. ठीक है, तो कई सारे फीचर्स हमने इधर से भी बोरो किए. जैसे हम पढ़ते हैं ना संविधान में कि हमने कौन से फीचर्स कहाँ से बोरो किए, किस कंट्री से बोरो किए, तो वैसे ही कुछ फीचर्स हैं जो हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी क्या करे हैं, बोरो किए हैं. अब इस एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश किया. ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and this marks another important MCQ. It distributed the subjects between the center and the unit in terms of 3 lists. अब इन्होंने पहली दफा 3 लिस्ट जो है इजाद करी और 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस करी. ठीक है, आज भी हम कितनी लिस्ट फॉलो करते हैं अपने शेड्यूल 7 के अंतर्गत? 3 लिस्ट फॉलो करते हैं. फेडरल लिस्ट, the first one is the federal list, the second one is the provincial list and the third one is the concurrent list, है ना. और अगर आज प्रेजेंट डे हम देखें तो हमारे पास क्या है,
पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। तो ये फीचर हमने कहां से उठाया? अपने तीनों लिस्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है, ठीक है। देन द गवर्नर was required to act with the advice of the ministers responsible to the provincial legislature। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम ये बात पढ़ते हैं अपने संविधान में कि हमारा कैबिनेट, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो जितने भी एक्शंस लेता है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। ये बात हम पढ़ते हैं। यही बात हमने यहां पर भी देखी कि इन्होंने क्लियरली कह दिया कि गवर्नर कुछ भी एक्शन ले, है ना, उसका एक्शन किसके एडवाइस पर होना चाहिए? उसका एक्शन होना चाहिए आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस पर। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्टर्स आगे चल करके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर को क्या होंगे? जवाबदेह होंगे। तो इसीलिए आप जो भी करते हैं इनसे पूछ के कीजिए, इनकी हिदायत पे कीजिए, इनके एडवाइस पे कीजिए, और उसके बाद में सो दैट ये वहां पर क्लियर आंसर देने के काबिल रह जाए, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी पब्लिक को, आपके लेजिस्लेचर को जवाबदेह हो पाए। Then it established Reserve Bank of India, RBI, जिसे आज हम देखते हैं एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरे बैंकिंग सेक्टर का। इनफैक्ट पूरी बैंकिंग ही गवर्न करता है आरबीआई। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें अंग्रेजों की बदौलत मिला था 1935 के एक्ट से, ठीक है। लेटर ऑन द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस, अच्छा अब इन्होंने फेडरल सर्विस कमीशन तो लाया ही, साथ में इन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी लेकर के आए, जिसके बारे में हम अपने संविधान में भी पढ़ते हैं। जब हम यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जॉइंट पीएससी भी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है और स्टेट पीएससी भी होती है। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट्स इन 1937, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। सो ये जिनके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ ये फॉर्म करते हैं आपका क्या? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एक्ट ही क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के हर एक फीचर को अच्छे से पढ़ना, उसको प्रेजेंट डे फीचर से कंपेयर करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मेंस में अपने आंसर्स की लेंथ बढ़ा पाए। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब ये इस पूरी सीरीज का आखिरी एक्ट है, ठीक है। अब हमारा ब्रिटिश जो क्राउन रूल है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। ये आखिरी एक्ट है जो हमें इंडियन इंडिपेंडेंस देता है। Now, on 20th February 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared British rule in India would end by 30th June 1948, which led to an agitation by the Muslim League। अब इस बात से प्रॉब्लम हुई मुस्लिम लीग को। क्यों? इंडिपेंडेंस तो मिल रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग कभी भी इंडिया का इंडिपेंडेंस नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि इंडिया का विभाजन हो, पार्टीशन हो दो अलग अलग मुल्कों में, एक कहलाए इंडिया और एक कहलाए पाकिस्तान, है ना। भारत और पाकिस्तान में आपका पार्टीशन कराना चाहता था पूरा का पूरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग चाहता था कि एक नेशन बनाया जाए जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हो, जिसके अंदर मुस्लिम जाकर के रह सके। हिंदू चाहे तो वहां रह सकते हैं, ना चाहे तो वो भारत आ सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान था वो एक अलग होना चाहिए। इट शुड बी एक्सक्लूसिव टू द मुस्लिम पॉपुलेशन। एंड उसी डिमांड के चलते इन्होंने यहाँ पर भी क्या करना शुरू कर दिया? एजिटेट करना शुरू कर दिया कि नहीं, आप ऐसे इंडिपेंडेंस देकर के नहीं जा सकते हो, आप आजादी हमें मत देकर के जाओ, आप हमें दो अलग अलग देश देकर के जाओ, ठीक है। तो इसी डिमांड के चलते 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ चुकी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे आई है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे अपन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ चुकी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी संविधान का ड्राफ्ट बनाएगी वो संविधान सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होगा जो उसको अपने ऊपर लागू करवाना चाहते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता इस संविधान के अंतर्गत इस संविधान के अधीनस्थ रहना, तो उसे इस संविधान के अधीनस्थ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल अपने आप को अलग तरीके से गवर्न करे। एंड इसी बात के तुरंत बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने, है ना, ऑन द वेरी सेम डे ऑफ 3 जून 1947, लॉर्ड माउंटबेटन देन ब्रॉट द पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंटबेटन प्लान, ठीक है। इन्होंने क्या किया? पार्टीशन प्लान यानी कि माउंटबेटन प्लान लाया, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। एंड इसी माउंटबेटन प्लान के चलते हमारे भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ, जिसे आज हम कहते हैं प्रेजेंट डे इंडिया या भारत, और एक प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, अच्छा अब ये जब पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इसके साथ में ये भी डिक्लेयर किया कि अब भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियंस है,
ठीक है, इसकी 2-3 फीचर्स और बता देती हूँ जो यहाँ बोर्ड पर नहीं है। भारत और पाकिस्तान 2 अब इंडिपेंडेंट डोमिनियंस हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियंस अब क्या कर सकते हैं, अपना-अपना संविधान चाहे तो साथ मिल करके, चाहे तो अलग-अलग, कैसी भी तरीके से बना सकते हैं। इन दोनों को आज़ादी है कि अपना-अपना संविधान अलग-अलग तरीके से बना लें, ठीक है? और वही प्रोसेस में दोनों पड़ गए, तो उन्होंने अपना-अपना संविधान बनाना चालू कर दिया, और 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, एंड 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि एक ऑन वन फाइन डे एक प्रपोजल आया और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया बहुत आराम से। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 1934 में पहली डिमांड आई थी, है ना। एम एन रॉय ने पहली डिमांड करी थी 1934 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें मिलती है 1946 के अंदर जाकर के। अब ऐसा क्यों, इतना डिले क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स हमको टालना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके टलता रहे, तो ठीक है, तो वो हमें टालते जा रहे थे। लेकिन हमें उनकी नब्ज समझ में आ गई थी। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, एंड इंडिया वॉज वेल इन्फॉर्म्ड कि इंडियन आर्मी, इंडियंस के पार्टिसिपेशन के बिना ब्रिटिश आर्मी जो है वो लड़ ही नहीं सकती जाकर के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इन सब ने जाकर के ब्रिटिशर्स से कह दिया कि भाई देखो, या तो आप हमें दे दो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान तो आप बना के, हमें आपका बनाया हुआ संविधान चाहिए नहीं, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हमें चाहिए अधिकार कि हम अपना संविधान बना पाए। तो आप या तो हमें वो अधिकार दे दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके दे दो, जिसके थ्रू हम अपना संविधान बना पाए, या फिर हम अपनी पूरे इंडियंस को पीछे खींच लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, मना कर देंगे उनसे कि वो आपके साथ में ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट ना करें, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करें आपके साथ। और अगर उन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप भी जानते हैं कि हारना निश्चित है। तो इसी प्रेशर के चलते उस सिचुएशन का सही यूटिलाइजेशन किया हमारे नेताओं ने, और उन्होंने क्लियरली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए ब्रिटिशर्स से इस बात पर हामी ले ली कि एज सून एज द वर्ल्ड वॉर एंड्स, हमें क्या मिल जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सबको अपन देख लेते हैं एक बारी। 1934 में पहली दफा प्रपोजल लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। 1935 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड करी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि अब हमें, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एक अनऑफिशियल एक डिक्लेरेशन, एक डिस्कशन चला पूरी की पूरी पार्टीज में, नेताओं में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तब के इल्यूमिनेटेड आपके जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों के बीच में। देन इवेंचुअली 1935 में एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया गया पूरी की पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भाई आप जो है हमको क्या ला करके दो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ला करके दो, हम अपना संविधान खुद बनाना चाहते हैं। जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने 1938 में, नेहरू ने इस बात को डिक्लेयर, एक और डिक्लेरेशन किया। नेहरू जी ने 1938 में एक दूसरा डिक्लेरेशन देते हुए कहा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके अंदर होंगे सभी भारतीय, और हमारे भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग मिलकर के बनाएंगे। हम किसी भी बाहरी इंसान का, किसी भी तरीके का इंटरवेंशन इसमें नहीं चाहते, ठीक है। हमें किसी ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है, हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक मिलकर के ही क्या बनाएंगे, अपने आजाद भारत का संविधान बनाने वाले हैं। 1938 में ये डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद में 1940 में ऑगस्ट ऑफर, क्योंकि इसको अगस्त में एक्सेप्ट किया गया था, ऑगस्ट ऑफर के रूप में इस ऑफिशियल डिमांड को किसने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिशर्स ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दी जाएगी। एंड परिणाम स्वरूप ऑगस्ट ऑफर का एक्सेप्ट, ऑगस्ट ऑफर के रूप में हमारी डिमांड को क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। एंड इन 1942 एक क्रिप्स मिशन जो है वो भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन जब भारत भेजा तो बेसिकली ही वाज स्टेफर्ड क्रिप्स वाज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इनको भेजा गया था यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए, किस तरीके से संविधान बनना चाहिए, कौन लोग मेंबर्स होने चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। या किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ काम कर पाएगा। ये जो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, इसको मुस्लिम लीग ने आउटराइटली मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती थी पार्टीशन, और इन्होंने कहीं पार्टीशन की बात नहीं करी थी। तो क्रिप्स मिशन ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया आपके मुस्लिम लीग के द्वारा। देन 1946 में आया कैबिनेट मिशन, एंड अगेन कैबिनेट मिशन की भी जो आपकी रिपोर्ट थी उसको भी मुस्लिम लीग ने क्या किया, डिनाई करा, क्योंकि मुस्लिम लीग को वापस वहां पर पार्टीशन चाहिए था और वो नहीं मिला। बट खैर somehow by manipulating them we got the constitution, or we got the constituent assembly, and constituent assembly ने 1946 में क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई हमारे
आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इन सारे फैक्ट्स को जानना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जितना कंटेंट इस पूरी स्लाइड के ऊपर है, इसको अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। दो एक पॉइंट्स और ऐड करूंगी, उनको भी कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग अपहोल्ड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एंड इस फर्स्ट मीटिंग में हमारे जो प्रेसिडेंट जिनको नियुक्त किया गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पर दो एक चीजें और इंपॉर्टेंट बताऊंगी। इन्हें बनाया गया था टेम्पररी प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या बनाया गया था इन्हें? टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब क्योंकि टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाना तो था, देखिए कोई भी सभा अगर बैठाई है तो उस सभा को किसी व्यक्ति को तो वहां प्रिसाइड करने की जरूरत है। तो हमें क्योंकि प्रिसाइड करवाना था, हमने क्या किया, हमने सभापति बनाया आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हमने परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको क्यों ऐसे आउट ऑफ द ब्लू, इतने लोग थे मेंबर में, राजेंद्र प्रसाद को ही क्यों नहीं पहली दफा प्रेसिडेंट बना दिया गया? उसके पीछे रीजन है, एक फ्रेंच प्रैक्टिस है ना। जब आपको समझ नहीं आता क्वेश्चन में क्या करें, तो फिर जय माता दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ तो करते ही हो ना। तो वैसे ही क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करते हुए एक फ्रेंच प्रैक्टिस कहलाई जाती है, फ्रेंच प्रैक्टिस को ऑप्ट करते हुए क्या किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब फ्रेंच प्रैक्टिस है क्या? तो फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी उस पूरी सभा में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हो, सबसे उम्र दराज मेंबर हो, उसको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाए, है ना। और यही फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने क्या आपके पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया आपके राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंत तक प्रेसिडेंट रहे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस इज दैट 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आज हम प्रेजेंट डे प्रियम्बल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी में से क्या किया गया है, इंस्पिरेशन लिया गया है। देन 22 जनवरी 1947 को फाइनली हमने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। पहले 13 दिसंबर को इसको पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि वो कैसी भारत की सूरत देखते हैं, कि इंडिपेंडेंस के बाद में भारत कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। जब उन्होंने इस पूरे के पूरे ढांचे को पेश किया तो 22 जनवरी को इस ढांचे को एक्सेप्ट कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम प्रेजेंट डे प्रियम्बल के तौर पर भी देखते हैं अपने संविधान में। 26 नवंबर 1949 को 11 सेशंस, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद में फाइनल ड्राफ्ट को पास कर दिया गया और इसे 284 यानी कि 284 मेंबर्स ने साइन भी किया, ठीक है। सो ये एक डेट और क्या करनी है, आपको रखनी है याद। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन। कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे यार ये कैसा, ये नंबर क्यों याद रखना है, बट ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इसलिए ये नंबर आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कितने मेंबर्स ने पहली दफा पहले ड्राफ्ट पर साइन किया था, 284 मेंबर्स ने पहली दफा पहले ड्राफ्ट पर साइन किया था। देन सॉरी, पहले ड्राफ्ट पे नहीं, फाइनल ड्राफ्ट पे। देन 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि अब हमारा संविधान हमारे पास आ चुका था, है ना। यहाँ पे इसी दिन हमने 1949 में संविधान अडॉप्ट कर लिया था, एनैक्ट कर लिया था। तो अब जब संविधान आ चुका है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ही संविधान बनाना था। तो जब संविधान बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1950 से 51 तक, जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं हुए, तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह यूज किया गया, ठीक है। सो 1950 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो खत्म हो गई, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने क्या बुलाया, प्रोविजनल पार्लियामेंट कहलाया, टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस व्हिच हैपेंड इन 1950 टू 1951। देन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया, कमेंस हो गया, है ना। और यही डेट हम अपने प्रियम्बल में भी देखते हैं, यही डेट हम अपने संविधान में देखते हैं। तो इसी के साथ में गाइस दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील, ठीक है, एलिफेंट की सील को यूज किया गया था यहां पर। एंड बीएन राव, ना लिख देती हूं मैं नाम क्लियरली, बीएन राव, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एक आधे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्म करते हैं। देन द अनदर थिंग इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में। अगर ये बात बहुत सुनने में अजीब या चौंकाने वाली लगती है कि इतना बड़ा संविधान हाथों से लिखा गया, बिल्कुल हाथों से लिखा गया। और इसकी कैलीग्राफी दो अलग अलग भाषाओं में हुई। इंग्लिश में इटैलिक्स में इसको लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा,
इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इंग्लिश कैलीग्राफी करी इटैलिक्स में, ठीक है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो इटैलिक्स में बना, इंग्लिश में बना, उसी को हिंदी में लिखा गया दोबारा आपके कृष्ण के द्वारा। वसंत कृष्ण वसंत कृष्ण के द्वारा इसको वसंत कृष्ण वैद्य, इनके द्वारा इसको हिंदी में क्या किया गया, ट्रांसलेट करके लिखा गया हाथों से, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज 22 जुलाई 1947 को हमने हमारी फ्लैग को अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग को, और 24 जनवरी 1950 को हमने अपनी नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। इसी के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से बनते हैं या जो संविधान के बारे में बनते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अगर इसके अलावा कोई और ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई, जो आपको लगता है मैं चूक गई हूँ बताने में, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट, एंड आई होप कि ये सेशंस आपकी तैयारी अच्छे से करा रहे होंगे।